गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूं, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी यह भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना, उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है, मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं, प्रोसीजर ऑफ रिकॉल ओवर सरपंच इज ए 2 स्टेप प्रोसीजर। सरपंच को रिकॉल कैसे किया जाता है, 2 स्टेप प्रोसीजर है, विच कैन बी डायरेक्टली इनिशिएटेड बाय सिटीजन, डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हैं। अब कैसे है ये देखें, आफ्टर ए लॉक इन पीरियड ऑफ 1 से 2 ईयर वेरिंग फ्रॉम द स्टेट, मतलब 1 से 2 साल के पीरियड के बाद, मतलब 1-2 साल देखा आप उनके काम से खुश नहीं है, ठीक है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेट 1 साल रखे, कोई 1.5 साल रखे, कोई 2 साल रखे, अपना अपना स्टेट जो एग्जाम्पल दिया। सर्टेन नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा के कुछ वोटर नीड टू सबमिट दियर सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट, जो साइन कर दिया साइन करे, नहीं कर सकते थंब प्रिंट दे, एंड पेटिशन टू कलेक्टर ऑफिस में जाकर ये पेटिशन दे, निवेदन दे, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर, वो वेरीफाई करेगा कि सिग्नेचर सही है, जो इस नाम से आदमी बिलोंग भी करते हैं, उनका उन्हीं का साइन है। ए मीटिंग ऑफ ऑल ग्राम सभाज मेंबर इज ऑर्गेनाइज, कुछ ग्राम सभा के मेंबर ने पहले ही बोला, ऐसे पिटीशन दिया, सब लोगों को फिर बुलाया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया। एंड इफ मेजोरिटी ऑफ द ग्राम सभा के जो मेंबर है ज्यादातर लोगों ने वोट किया अगेंस्ट द सिटिंग सरपंच के अगेंस्ट में, देन सरपंच इज रिमूव्ड, देन सरपंच को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ इसके बारे में। अब है इसके बारे में कहा जाता है कि बट नॉट एक्सरसाइज मच ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोगों को ये राइट के बारे में पता ही नहीं है, या लोग जागरूक ही नहीं है, या लोग उतना कोशिश ही नहीं करते हैं, लोग इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये चीज़ उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये है। अब देखें, रिकॉल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एट म्युनिसिपल लेवल मतलब बताया था ना, म्युनिसिपालिटी और पंचायत राज, तो गांव के लेवल पर लोकल रूरल लेवल पर पंचायती राज था, अर्बन लेवल पर म्युनिसिपालिटी, उसमें भी डिफरेंट बताया था मैंने। तो ये सब स्टेट देखिए, नॉर्थ के ही स्टेट हैं, इसमें बिहार अपना है या इसमें एक बिहार, बाकी जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान यहाँ है, यहाँ पर ऐसे है रिकॉल का। और इसमें क्या क्या है रिकॉल में, मेयर को हटाया जाएगा, वार्ड काउंसलर को हटाया जाएगा, या आप कह सकते हो क्या कि कोई भी पोस्ट किसको हटाया जाएगा, ज़्यादा डिटेल इसमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, रिकॉल क्या होता है बस इतना ही एग्जाम्पल के साथ। अब देखते हैं प्लेबिसाइट, जनमत, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जनमत सभा, या कुछ छोड़ो, हिंदी जाओगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका है। प्लेबिसाइट क्या होता है देख लीजिए, इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट वोट, जैसे डायरेक्ट वोटिंग का ही चल रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज यूज्ड टू टेक पब्लिक ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक इशू और प्रपोजल पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है हो सकता है। रिजल्ट आर एडवाइजरी सिर्फ है, मतलब सलाह के तौर पर देखा जाएगा। डू नॉट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय, सरकार को जरूरी नहीं को इम्प्लीमेंट करे ही करे, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, पेंडिंग नहीं। ये हुआ प्लेबिसाइट। इट्स कॉल्ड प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, सेम बात रेफरेंडम में था, रेफरेंडम बाइंडिंग था, यहाँ बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है, मन है तो करेगी नहीं तो नहीं। अब देखो, जनरली इज टू सॉल्व द टेरिटरी डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट कोई है तो उसके लिए है। अब एग्जाम्पल मैं कुछ देता हूँ तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें, प्लेबिसाइट इन जूनागढ़ इन 1948, जूनागढ़ का जो है 47 में इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट का मैटर अटक रहा था, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो प्लेबिसाइट को पुलिस एक्शन से, चूंकि प्लेबिसाइट देखें,
जूनागढ़ के जो रूलर थे उनका नाम था मोहम्मद शाह थ्री, ऐसे कुछ नाम था उनका, ठीक है, मोहम्मद तो वो मुस्लिम रूलर थे। पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन थी। लोग चाहते थे कि मर्ज हो इंडिया के साथ, मुस्लिम रूलर चाहते थे कि मर्ज किसके साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो। तो हम यहाँ हमारे पटेल साहब आते हैं, वो पुलिस एक्शन लिया, एरिया को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने अपोज किया कि भाई ये तो इंडिया के साथ मर्ज होना, हमारे साथ मर्ज होना चाहते तो गलत है, इंटरनेशनल रूल लॉ का कोई वायलेशन कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। लोग वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब किंग जो हुआ, प्रिंसली स्टेट हुआ, तो मतलब हाँ किंग ही कहें, वो तो हमारे साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो जिनकी मर्जी जिसके साथ मर्ज हो, माउंटबेटन प्लान के हिसाब से भी था ऐसे। तो प्लेबिसाइड करवाया गया कब्जा करने के बाद। प्लेबिसाइड हुआ तो लोगों ने ओपिनियन क्या दिया, लोग तो हिंदू थे, तो हिंदू कहीं ना कहीं वहाँ मुस्लिम क्या कंसेप्ट चला था कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है, हिंदू के लिए हिंदू कंट्री इंडिया, ऐसा लोगों ने मर्ज प्लेबिसाइड हुआ तो लोग ओपिनियन दिया कि भाई हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर एक आपका आएगा डैम, उसके नहीं सरदार सरोवर डैम नहीं बोलूँगा, जूनागढ़ एक गुजरात में एक जगह है, आपको मैप में मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दूं, छोटा से क्लियर है या नहीं है, आप देख सकते हो। इंडिया के मैप में देखोगे ये गुजरात वाला पोर्शन, ऊपर राजस्थान, ये छोटा सा यहाँ का जो एरिया होता है जूनागढ़ था। बाकी इधर आप कौन सा सी है, अरबियन सी, थोड़ा बड़ा भी कर दिया, बड़ा में थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो कोई नहीं, आप इतना तो समझ सकते हो। समझने से मतलब है कहाँ जूनागढ़ था, और ज़्यादा कुछ नहीं। और देखें, ये है जब कश्मीर में को, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया एंड प्लेबिसाइड सुन ऑन, प्लेबिसाइड सुन यहाँ मतलब ये यहाँ है, बाकी दूसरा रूलर डिसीजन है, प्लेबिसाइड सुन और रूलर डिसीजन। कश्मीर के बारे में जानते हो आप, वहाँ के राजा थे हरी सिंह, वो हिंदू थे, ठीक है, उनका इंडियन लीडर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट था। उसके अलावा तो वो इंडिया की तरफ मर्ज होना चाहते थे इंडिया के साथ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया और इंडिया के साथ मर्ज हुआ। पर वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो पाकिस्तान के से जिनका लिंक था या मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था, जो भी हो, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहें। तो रूलर ने लोगों से ओपिनियन लिया भी नहीं और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दी, ठीक है। लेकिन ये वहाँ के लोग हो हंगामा करेंगे ना भाई कि हमारे चाचा दादा तो वहाँ रह रहे हैं, अभी बगल वाले एरिया में, वो पाकिस्तान वाला एरिया में चला गया, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान वाला के साथ रहें। ये कहने का मतलब नहीं, तो बॉर्डर दोनों कंट्री के बीच में फिर बाउंड्री बनेगा, उधर हमें आने जाना दोगे नहीं, हमारा लिंक खत्म हो जाएगा, उधर भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, या तो इधर से छोड़ना पड़ेगा उधर से छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात है। तो रूलर ने क्या कहा कि हम प्लेबिसाइड सुनकर जल्दी करवाएंगे और देखेंगे कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम आगे सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ आज तक प्लेबिसाइड नहीं हुआ था, जो फैक्ट बात है। प्लेबिसाइड अगर होता, पाकिस्तान बार बार डिमांड कर रहा था प्लेबिसाइड करवाओ, ठीक है, तो प्लेबिसाइड हो भी जाता तो भले माने या ना माने एडवाइड जी, लेकिन ये तो सो हो जाता ना कि ज़्यादातर लोग किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये डर था कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान की ओर जाना चाहते हैं, तो हमने हमारे अपने अंडर करने के बाद प्लेबिसाइड नहीं करवाया। तो ये था कश्मीर वाली बात, न्यूज में ऐसी थी। ये देखें, अब है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो सब, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में अभी चलता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। कैसे है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपने नेता चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, लोकसभा में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं, बैठ कर एक दूसरे पर जूता फेंक कर चप्पल फेंक कर बहस करते हैं, देखते हैं जूता फेंकिए चप्पल फेंके, एक दूसरे के गाली दे या जो करें, कॉपी करें, गंदे क्या नहीं बोलते रे बाप, नाम मैं नहीं लूंगा, देखते ही लगता ही नहीं कि यार ये लोग देश कैसे चलाते होंगे, ये लोग कोई रूल नियम एक्ट कैसे लिखते होंगे, कौन, हमें तो लगता है वो लोग तो करते नहीं होंगे। करता कौन होगा? हम आप जो ऑफिसर बनते हो, जितना पढ़ने के बाद उनको देते हैं भाई ये सब काम कर लेना, ये ड्राफ्ट तैयार कर लो, ये कर लो। कुछ है वहाँ पढ़े लिखे, लेकिन ज़्यादातर तो अल्टीमेटली
डायरेक्शन देते होंगे इसमें ये ऐसे तरीके से लिख देना, ऐसे तरीके से, क्या वर्डिंग नहीं, मेन चीज ऐसे से इससे होना चाहिए, इस ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट होना चाहिए, ऐसे कानून बना दो, ऐसे नियम बना दो। खैर हमें उसमें जाना नहीं है, हमें चुपचाप पढ़ना है। बाकी ऑनेस्ट रहने की बात मैं तो हमेशा बताता हूँ। खैर अभी यहाँ चलते हैं, नहीं तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी a system of in which citizens elect representative to carry on government, make the law and make decision on this behalf। तो हुआ एक पार्लियामेंट्री, जो इंडिया में पार्लियामेंट्री संसदीय फॉर्म और प्रेसिडेंशियल अध्यक्षता कहते हैं इसको। कहाँ है? यूएस में। डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी, इसमें ज़्यादा डिटेल डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब देखें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में वो सेम बात जो मैंने बोली है, घूम फिर के ये बात यहाँ लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच वोटर चूज डेलीगेट्स टू क्रिएट द लॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑन दियर बिहाफ, अपने उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाती है, वो है बात है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखें ये मैंने थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, कंपेयर मत करो। मैं एक पहले इधर बता दूँ, उसके बाद इधर बता दूंगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, ये चलते हैं डायरेक्ट। कुछ नहीं, जितना मैंने बोला, जितना जानते हो वो सब घूम फिर के वो सब चीज़ें हैं। इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल लॉज एंड पॉलिसीज आर क्रिएटेड बाय जनरल बोर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। जनरल बोर्ड ऑफ द सोसाइटी बैठकर वोटिंग करते हैं कुछ भी कानून नियम के लिए। देयर आर नो इंटरमीडियरीज वोट ऑफ द सिटीजन डायरेक्टली डिटरमाइंस ऑल लॉज एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए डायरेक्ट लोग डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब पार्लियामेंट में एमपी लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं लोग, और दूसरे डिफरेंट पार्टी का, यहाँ सब लोग अपने आप में एक एमपी की तरह ही काम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही काम करते हैं और डिसाइड करते हैं। मोर डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट है, सब बैठ कर जो बोलना है यही बोल दो भाई, जो भड़ास निकालना है जनता के बीच में ही पता चल जाए क्या सोचते हैं क्या नहीं। मे बी लेस एफिशिएंट कहने का मतलब हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सब लोग वहाँ हो जो बोले, हो सकता है ज़्यादा लोग ना पढ़े लिखे कम समझदार वाले हो, तो उसके हिसाब से भी कम एफिशिएंसी उतनी ना हो, ये कहने का मतलब मे बी लेस, मे बी तो छोड़ो। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड और एंशिएंट एथेंस, पुराने वाले एथेंस जिसको आप बताया मैंने, ग्रीक। तो ये है, ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब चलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में घूम फिर कर जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, सब लोग जानते हो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर, मैं बोलना नहीं चाहता, रिप्रेजेंटेटिव के बाद से रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, ये रीड कर लो, बोलने की जरूरत नहीं है, देख लो। लिखना है तो आप लिख सकते हो जी। लेस ट्रांसपेरेंट है, लेस ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है वहाँ पार्लियामेंट में क्या प्रोसेस चल रही है, हमें सब जनता को लोगों को पता नहीं है। कितने लोग अपोज में भी हैं तो भी बिल पास हो जा रहे हैं मेजॉरिटी से। तो ट्रांसपेरेंट क्लियरली हम हर चीज़ हम लोग के सामने नहीं चल पाए हैं, ये इसलिए लेस ट्रांसपेरेंट। कंपेरेटिव मोर एफिशिएंट मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लोग चुन के जाएंगे, सारे लोग गरीब मजदूर ये अनपढ़ सब नहीं जाएंगे, इनमें से जो अच्छे रहेंगे उसको चुनेंगे। हमारे यहाँ तो चुनने वाले ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम तो ऐसे ही डालते हैं जो ना बढ़िया से बोलने आता हो, ना बढ़िया से लिखने आता हो, ना क्या ना इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, ना पॉलिटिक्स की नॉलेज है, ना साइंस की नॉलेज है, फिर भी लोग जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो ये कंपेरेटिवली मोर एफिशिएंट बोल दिया गया है। सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, अदर मतलब यूएसए के कंटेक्स्ट में देखकर ही लिखा गया है। ये कहने का मतलब सिर्फ इंडिया से जोड़ोगे तो ये नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस, ये वो, तो यूएस की बात जानते हो, यूके जानते हो, फ्रांस जानते हो, तो ये सब तो हमसे कहीं बेटर है। ये हुआ डेमोक्रेसी के बारे में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर है, फटाफट देख लो। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक सरकार का क्या विशेषताएं हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 कहने का मतलब कि
सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, एक नहीं जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी खराब हुआ तो पूरी सरकार ही गिरेगी। ये हुआ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो आर्टिकल 74 क्या था, 74, 76, 78 मैंने बताया था ना। तो 74 बताया था, ध्यान से देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। 74, 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 78 क्या बताया था कि प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं क्या ओपिनियन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो कुछ भी बातें पूछ सकते हैं। वो 74, 76, 78 में था। 74 के बाद आता है 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, वो है 75। और पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब लोकसभा का सपोर्ट इस पर नहीं है, लोगों का मेंबर का सपोर्ट नहीं है, तो ये लोकसभा से जाएंगे, सरकार गिरेगी इनकी। ये हुआ, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, उनका सपोर्ट नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार गिरेगी, सारा सब चीज खत्म। तो ये हुआ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी 75, है ना। ठीक है, वैसे ही उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टेट के लिए भी मैंने बताया था, इससे आर्टिकल वो कोऑर्डिनेट किया था, खुद याद करो, मैं हर चीज़ नहीं बोलूँगा। ऐसे 74, 78 सॉरी 74, 76, 78 बताया, उसके लिए देखना ऐसे आर्टिकल बताया था। वहाँ भी वहाँ यहाँ अटॉर्नी जनरल, वहाँ होते हैं एडवोकेट जनरल, उसका प्रोविजन। वहाँ भी स्टेट चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ भी ऐसे होंगे। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ विधान लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा। तो आर्टिकल मैंने बोला था, जाकर पीछे देखो, थोड़ा कभी कभी खुद से भी मेहनत कर लेनी चाहिए, नहीं करोगे तो फिर लेजी हो जाओगे, बिल्कुल डिपेंडेंट। मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी पार्टी, जिसका मेजोरिटी रहेगा, जिसका ज़्यादा MP रहेंगे या MLA रहेंगे, मेजोरिटी के लिए मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ चाहिए। तो ऐसे 540 का अगर सीट है एक पॉलिटिकल के लिए, तो 270 से ऊपर जिसका रहेगा, 271, 72 जो भी रहो, 270 से ऊपर उसकी सरकार बनेगी। लोगों से मिलकर 271 लाए या कैसे लाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 326, मतलब 18 साल से अब जो भी हो गए, कोई भी एडल्ट हो, वोट देने का राइट है। अनटिल अनलेस अनसाउंड माइंड हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो, ऐसे ऐसे। बार बार इलेक्शन होना है, 5 साल में होना है, जो नियम बना हुआ है 5 साल में, 6 साल में, व्हाटएवर, ऐसे इलेक्शन होगा। डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन हुए सरकार नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लगाते लगाते, मैंने बताया था कि इमरजेंसी कितने बार एक्सटेंड हो सकती है, और उससे पहले क्या क्या होना चाहिए, किस प्रोविजन में एक्सटेंड किया, किस कंडीशन में एक्सटेंड कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट रूल। लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ना हो उसके लिए भी कंडीशन बताया जाना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यह है पीरियोडिक इलेक्शन। अब 3 टायर में आप कहो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर या पंचायती राज लेवल पर ये इलेक्शन होना है। अब देखिए प्रोविजन ऑफ राइट, बहुत सारे राइट दिए गए हैं हमें अधिकार। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 20, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, घूम फिर के उतना बात देखो आर्टिकल जो मेंशन है, ऐसे देखते तुम याद हो जाना चाहिए। 19(1) फॉर्म यूनियन एसोसिएशन 1C, स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन, एसोसिएशन में है ना, स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन में ही आपका आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 91C, 91 आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज C ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमारा जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। देखें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके लिए जो एक्ट आया था कौन सा था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया था। याद आया? याद नहीं आया तो मैंने बोला याद करो, याद रखना है बच्चा पार्टी, दिमाग में रखना है उसको, नहीं तो नहीं होगा। लिखना पड़ता है हर जगह, एग्जाम में लिखोगे आंसर राइटिंग, तो ये सब डिफरेंस देना होगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए उसने उसको नल एंड वॉइड करा। फिर बार बार जुडिशल रिव्यू के बारे में होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, रिव्यू करेगी ही करेगी, ये सब वो सब। एंड DPSP में कौन सा प्रोविजन जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कहाँ, आर्टिकल 50 ठीक।
पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब देखो यहाँ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर, कानून के सामने इक्वल है या कानून सर्वोच्च है, तो ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, सबके लिए एक ही कानून अप्लीकेबल होगा। तो आर्टिकल 14 राइट टू वोट, ये सब बता दिया। वोटिंग ये सब कई बार चर्चा हो गया। कास्ट, केस, सेक्स, रिलीजन, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड क्या बोलते हैं यार, जुडिशरी के बीच में बैलेंस ऑफ पावर है। सबको अपना अपना पावर दिया गया है। स्टेट को अपना पावर है, सेंट्रल को अपना पावर है, वो अपने यूनियन सब्जेक्ट पर या स्टेट सब्जेक्ट पर ऐसे ऐसे प्रोविजन है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, आर्टिकल 15 ऑन प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, वो सब था। 15-16 के बाद कौन सा था, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वहाँ है 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, जिसमें 16 में मेंशन था। अब एक क्वेश्चन आया, थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होता है, रिलीफ लगता है। 2017 का क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। देखिए डेमोक्रेसी का जो सुपीरियर गुण जो है किस में है, लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को ये करने के लिए करता है या चाहता है, ये करेगा मतलब कॉल्स इनटू एक्टिविटी। देखो इसका ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा। नीचे से शुरू करते हैं। ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, मतलब कहने का मतलब डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो क्या इसके लिए है डेमोक्रेसी, क्या डेडिकेटेड पार्टी वर्कर हो, सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनेमिज्म विजन, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। देखें खुद देखो, ऑप्शन देखो, खुद समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू किसमें होता है, कॉल्स इनटू एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। देखो इसका आंसर आप चूज करके नहीं, एलिमिनेट करके होगा। मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का मेन स्ट्रेंथनिंग हो, इसका क्या मतलब है, छोड़ो। सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनेमिज्म एंड विजन, इंडिविजुअल सुपीरियर इंडिविजुअल, ऐसा कुछ बात कुछ नहीं। बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, दम भाजपा के पार्टी वर्कर दम डेडिकेटेड हो। या लास्ट बचा एक देखो, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन की बात है, ऑर्डिनरी मैन के लिए एंड वुमेन के लिए उनकी बौद्धिक इंटेलिजेंस, मतलब कहते हो कि बौद्धिकता के लिए कहने का मतलब, और कैरेक्टर के लिए। देखो घूम फिर के बाद आंसर ये है। ये सब एलिमिनेट वाले ऑप्शन हैं। और ये जो ऐसे जो लिखा है ना, एनसीईआरटी की एक बुक है, आई थिंक 8th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, उससे सिर्फ कॉपी करके इसने पूछ दिया है। अब देखो एनसीईआरटी भले ही नहीं पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना कंटेंट है और एनसीईआरटी में इतनी सारी बातें कचरा जैसे लिखे हुए हैं, बहुत सारी बात तमाम से, फिर जिसको पढ़ने का याद करने का मतलब ही नहीं बनता है। लगेगा कि यार इसमें याद करने लायक कौन सी बात, एकदम ऐसी ही नॉर्मल बात लिखी हुई है। कभी कभी नॉर्मल में से कोई वर्डिंग उठा कर पूछ देते हैं, लेकिन भले हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये देख कर ही लग जाता है कि इसका आंसर कौन हो सकता है। इतनी आपकी मैच्योरिटी आ जाती है कि भाई ये एक सही बात कुछ लग रहा है मीनिंगफुल, बाकी तो ऐसे ही फालतू फालतू बातें। और डायरेक्ट वो बुक में ऐसे ही मेंशन है, उसको यहाँ लाकर रख दिया गया है। समझ में आया? तो एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी ये है कि एनसीईआरटी ना पढ़ के भी आप आंसर कर सकते हो, जब इतना, क्योंकि जितना ये आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी कई गुना मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हो, या कोई बुक में भी उससे कई गुना मेंशन है। लेकिन उसमें बातें अगर रहती तो कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ये वो देते हैं ना कि जिसको ना कोई एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है। तो खैर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही हाल है उनका। फिजिक्स में भी इतना बाप रे बाप देखोगे, इतना बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन और क्या न्यूमेरिकल, बहुत लंबी लंबी, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, नहीं पूछते हैं। क्यों पता नहीं कैसे बुक, थोड़ा सा कुछ तो उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है इनको कि यार, या
बच्चों को चलो आप डेवलपमेंट के लिए या उनकी थिंकिंग को डेवलपमेंट के लिए एग्जाम्पल देते हो, लेकिन आप एग्जाम भी ले रहे हो, कंपटीशन भी ले रहे हो, तो उसमें क्या पूछते हो और यहाँ क्या रहता है, कुछ तो थोड़ा बहुत, या अपना बच्चों को ज़्यादा एनर्जी वो सब चीज़ में उसमें लगे जो सही में उनको बाद में भी काम आए। बहुत सारा ऐसा चीज़ दिया हुआ जो एग्जाम में भी नहीं आगे पूछा जाता है, तो क्या फिर रिलेवेंस रहा। तो वही कहने का मतलब, खूब नॉलेज अगर आपको पास हो लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते तो फिर उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो और लेकिन ये भी है कि बिना नॉलेज के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारा नॉलेज ले भी लिया लेकिन कुछ लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इधर उधर से बहुत कंटेंट ले लिया लेकिन एग्जाम में क्या एक्सप्रेस करना है, उसमें क्या सोचना है या क्या रिवीजन करके जाना है, वो चीज़ हो नहीं पाता कुछ लोगों से। तो उससे भी आपको बचना है, क्योंकि शुरू में बहुत यहाँ कटिंग काट रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ जोड़ दिया, दीवार में ये अरेंज कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप रिवाइज नहीं कर पाए तो शुरू में इस 4 इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, तो क्या फ़ायदा जब बाद में रिवीजन ही नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपको याद नहीं आया, लिख नहीं पाए, एग्ज़ाम से हॉल में निकलने के बाद आपको 4 घंटे बाद याद आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना पढ़ें कि आपको कैलिबर के अनुसार रिवीजन भी कर पाए। तो कितना भी इंटेलिजेंट ब्रेन कुछ भी हो या मेमोरी पावर कितना भी हो, कुछ भी कितना भी, लेकिन दोबारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना इंटेलिजेंट है कि एक बार पढ़ा और उसको कभी भी साल पूछो याद रह जाएगा, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, उसको उतना चीज़ पहले से ही रहेगा, अगर ऊपर वाले ने इतना दिया है तो। ये भी बात जान लो। तो खैर, तो ये है, जैसे मैं पहले भी बोल दूं कि जो बताया ये चीज़ें, तो कोई भी देखें कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। देखें, एक परिवार में अपने भाई बहन से कंपेयर करो, एक माहौल में रहे, ठीक है, एक ही खाना खिलाया गया, एक ही टीचर पढ़ाया गया, एक ही माँ बाप ने परवरिश की, ठीक है, इक्वल टीचर पढ़ा रहे, ट्यूशन में भी और स्कूल में भी, ठीक, घर में भी उतना ही पढ़ाई किया जा रहा है, उतना आवर दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी को ज़्यादा याद रह जा रहा है, किसी को बेचारा खूब पढ़ रहा है फिर भी उसको याद नहीं रह पा रहा है। एक भाई कितना ये पढ़े उसके दिमाग में घुस नहीं रहा, या बहन या भाई एक उतना ही पढ़े तो उसको सब रिटेन रह जाता है, बाद में ही पूछो, है ना। क्योंकि तो क्या किसमें आपकी क्वालिटी है? आपकी क्वालिटी होता तो मानता कि आपने बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा पढ़ी तो आपको याद रह रहा है, पढ़ा तो बेचारा वो भी, लेकिन उसके दिमाग में जा नहीं रहा है। तो आपको ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं वो ब्रेन आपको दिया है कि रिटेन आपके पास रह जा रहा है, याद रह जा रहा है आपको। इंटरेस्ट तो उसको भी भगवान ने दिया पढ़ने में, उसको भी मन लग रहा है, आपको भी मन लग रहा है, उतना आवर वो भी पढ़ ले रहा है, लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है। तो आप यू आर लकी वन कि ऊपर वाले ने ये दिमाग देकर भेजा है कि इतना रह जा रहा है। आप मिस यू मी एवरीवन जो इस लेवल के पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो आप, इतना लेवल ऊपर वाले का दिया हुआ है तो ही आप है, मानो इस बात को। जैसे कि कोई भी पोस्ट का एग्जाम्पल दे दो, कोई एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई की, तो उसकी एक को सरकारी नौकरी हुई, एक को नहीं हुई। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बोलेगा कि मैंने मेहनत की हो गया, वो भी बेचारा मेहनत किया वैसे ही, लेकिन आपको भगवान ने शुरू से ही ब्रेन इंटेलिजेंट बनाकर, इंटेलिजेंट इन द सेंस मेमोरी पावर अच्छा देकर भेजा था। इंटेलिजेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा समझदार हो, सोसाइटी में पकड़ अच्छा हो, आपसे कहीं ज़्यादा पैसा बाद में कमाए, वो बिजनेस में, पॉलिटिक्स में आके, व्हाट एवर वे। तो सिर्फ हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जो पढ़ने में अच्छा हो दैट्स इंटेलिजेंट, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चा ऐसे, पर्पस क्या है। बहुत सारे बच्चे, कोई भी कंपटीशन हो, सब लोग नहीं क्वालिफाई करने वाले हैं, नहीं करेंगे, ये भी बात मान लो जो फैक्ट बात है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब चीज़ है। तो ये मत सोचना कि सर आप हर चीज़ कर चुके हो तो आपको इजी लग रहा है, आपको लगता है कोई चीज़ आप हर चीज़ छोड़ देते हो तो आपके लिए है, मेरे लिए बहुत नहीं। बच्चा, लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, और नंबर ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतना सोशल प्रेशर कि लोग क्या बोलेंगे, चाचा जी क्या बोलेंगे, मामा जी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, फ्रेंड क्या बोलेगी या बोलेगा या बोलेगी, व्हाटएवर। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। न्यूज में अक्सर आती है कि कोटा में जो बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा सुसाइड अक्सर आती रहती है। नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे
अरे क्या यार सुसाइड करना, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो जीना है उसको, ऊपर वाले ने अगर भेजा है तो वो भी आगे रास्ता करेगा। आप मेहनत करो कुछ में, चलो पढ़ाई में नहीं हुआ कुछ और में होगा ही, लगे लगे रहो कुछ और में होगा ही होगा। उसने बनाया है तो कुछ ना कुछ रास्ता देखा ही होगा आपके लिए। बस फर्क आप कोशिश करते रहो, समझे ना, कब आपकी क्या किस्मत किसमें जाओगे। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि देखो मैंने पहले बताया कि आप डॉक्टर हो गए तो आप जो डॉक्टर हो गए तो बहुत पैसा कमा लोगे या मर नहीं सकते। डॉक्टर होने के बाद अगले दिन सिविल सर्विस क्वालिफाई होने के बाद आईएएस बनने के बाद जो 1 साल बाद भी सर्विस में मर सकते हो। वहां प्रेशर जाके बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं ना लोग। यहाँ बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर रहे वो सुसाइड कर रहे हैं, और वहां क्वालिफाई करने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। वहां 10-20 साल नौकरी करने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। वहां जो सरकारी पॉलिटिकल ऑफिस जाने के, पॉलिटिकल ऑफिस लेने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक देखे थे, मैंने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई चीफ मिनिस्टर पलट आ चुके थे, यंग कोई ही, उसने सुसाइड की। बहुत सारे ऑफिसर हर साल सुसाइड कर रहे हैं। तो आप इस लेवल पर सोच के जा रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं उनको, वो सुसाइड करें, मेरी बातें कौन सुन रहे हैं? आप बच्चे सुन रहे हो ना, वो तो नहीं सुन रहे जो पॉलिटिकल ऑफिस या आप कह सकते हो या पब्लिक ऑफिस जो जॉब कर रहे हैं, वो तो नहीं सुन रहे, आप बच्चे सुन रहे हो। उनको रोकने के लिए तो मैं बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सुसाइड ना करे इसलिए मैं बोल रहा हूं ना आपको। तो जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होना, बिल्कुल नहीं होना। कर्म करो सही, मेहनत करो सही, कुछ होना ही होना है, कुछ ना कुछ, ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ होना ही होना है। और मेरे नज़र में मैंने बोला है मेरे अपने बच्चों को कि ऐसा नहीं कि जब तक तुम आईएएस नहीं बन जाते मेरे नज़र में तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम अगर ग्रुप डी एम्प्लॉय, ग्रुप सी एम्प्लॉय, ग्रुप बी एम्प्लॉय बनते हो ना, वहां तुम अच्छा कर रहे हो, लोगों के बीच में रेपो अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, लोगों को परेशान नहीं करो, अच्छा काम कर रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तो मेरी नज़र में तुम्हारे बहुत वैल्यू रहेगी, हमेशा तुम मेरे नज़र में ऊंचे रहोगे। लेकिन तुम आईएएस ऑफिसर बन के भी तुम सिर्फ करप्शन कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम्हारे पास जाए तो सिर्फ फाइल जमा कर देते हो, लटकाते हो, साइन ही नहीं करते हो, गट्स ही नहीं है, ऐसे चल रहा है, दिन काट रहे हो बस। जहाँ जाते हो लोगों को इतना टॉर्चर कर देते हो, एकदम परेशान, तुमसे त्रस्त हो जाते हैं लोग। पब्लिक का वेलफेयर लोगों का कुछ करते नहीं, कोई अच्छा लोगों को भलाई कर दे, खाली सब पैसा खाए जा रहे हो। मेरे नज़र में तुम्हारा वैल्यू 0 है, कुछ नहीं हो, मैं क्लियरली बता दूं। उससे ज़्यादा वैल्यू जो प्यून बन के, मेरा बच्चा जो पढ़ के प्यून भी बन गया है ना, लोगों का अच्छा कराना, ऑफिस में रख, किसी को परेशान नहीं करता, कोई कष्ट में आता है उसका कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, इधर से उधर से, किसी से पैसा लेना नहीं, उसकी वैल्यू मेरे नज़र में ज़्यादा है। मैं बता दूं, जैसे मैं आपको पता होगा या पढ़े होगे, नहीं सुना होगा, जब आदमी मरकर जब ऊपर वाला के पास जाता है तो आप आईएएस थे या प्रधानमंत्री थे या क्या थे या डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वो वहाँ उस आधार पर वैल्यू नहीं दिया जाता। वैल्यू दिया जाता कि आपने कर्म कितना ज़्यादा अच्छा किया। वहाँ जाके ये आकर दिखाओगे, होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन जब सारे रिलीजियस बुक बोलते हैं तो होता ही होगा। जिन्होंने लिखा है, कहीं बहुत ज़्यादा स्कॉलर ने लिखा है, तो वहाँ कोई अकड़ नहीं चलती, वहाँ चलता है कि आपने कितना कर्म अच्छा किया, डीड आपकी क्या रही, कैसा कर्म रहा है, उस बेसिस पर डिसीजन होता है। वैसे ही मेरे नज़र में, मैं भगवान नहीं हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में बता रहा हूँ कि तुम्हारा वैल्यू मेरे नज़र में, उस नज़र में वैल्यू है आप कितना अच्छा कर रहे हो। शान से मुझसे मिल सकते हो, शान से बातें कर सकते हो, सर मैं इस पोस्ट पे ही हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं जहाँ भी जाइए किसी से पूछ लीजिए, मेरा नाम हर कोई जानता है वहाँ। वो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। देखो किसी बड़े पोस्ट पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो तो सब लोग तुमको सैल्यूट करेंगे, विश करेंगे। पोस्ट पोजीशन ना हो और उसके बाद तुम्हें विश कर रहे हैं, तुम्हें सैल्यूट कर रहे हैं ना, देन दैट्स शो योर आइडेंटिटी। पोस्ट पर रहकर तो पोस्ट पर गधे में बैठे हो तो उसको लोग सैल्यूट करेंगे, उसको विश करेंगे, जी सर करेंगे। लेकिन पोस्ट से ना होके, स्टार ना है कोई आपके कंधे पर, वर्दी नहीं है कोई आपके पास, कोई चेयर नहीं है आपके पास, वो खत्म होने के बाद जैसे भी हो, टेन्योर खत्म हो गया, बीच में सस्पेंडेड हो गए, कोई अच्छे कारण की वजह से भी, कोई पॉलिटिकल मैटर, किसी ने कुछ जाल लगाकर, फिर भी लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इस सोच दैट लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बनो ऐसा कि सैल्यूट आपको किया जाए, ना कि आपके स्टार को और आपके चेयर को। ऐसा आप कर्म करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं नहीं, मैं खुद ऐसा कर चुका हूं, ऐसा फेस कर चुका हूं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो अदरवाइज पोस्ट रहेगा तो वहां तो सबको मजबूरी है उनकी जीवरी करना, नहीं तो आप उसको परेशान कर दोगे।
तो इसलिए ऐसा कर्म रहना चाहिए आपका, ऐसा डेडिकेशन। एक बात और, जिस सर्विस में आप जाओगे, वेर एवर, स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस, वेर एवर, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एनी गवर्नमेंट जॉब करो चाहे एनी प्राइवेट जॉब करो, जिस जॉब से कर रहे हो उससे आपका मतलब सैलरी आएगी, आपका घर चलेगा, आपके बच्चे बीवी वो पालन पोषण होगा, आपका घर खरीदोगे, कार गाड़ी खरीदोगे, माँ बाप को पैसे दोगे, माँ बाप को चलेगा, कपड़े खरीदोगे, हर चीज आपको कोई भी चीज मिल रही है तो सर्विस की वजह से मिल रही है ना। आपका पहचान जो भी होगा, जो भी डेजिग्नेशन हो, उस सर्विस की बदौलत है। वो सर्विस आपको कितना नर्चर कर रही है, आपको कितना केयर कर रही है, हर दिन पैसे दे रही है, तो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं आपका नर्चर, आपका आइडेंटिटी उस सर्विस ने दी है। तो सर्विस ने आपको एक तरह से क्या माँ की तरह पाल रही है या पाला है ना। भले सैलरी लेट आए, जो भी आए, कम आए, व्हाट एवर आए, उसी से तुम्हारा घर चल रहा है, अपनी पहचान बनी है। सर्विस माँ की तरह केयर कर रही है। उस सर्विस को अपनी माँ समझो, माँ से प्यार करो। जितना प्यार आप अपने बीवी से करते हो, बच्चे से करते हो, जो माँ ने पैदा किया उससे करते हो। बहुत सारे ऐसे नौकरी करने के बाद फिर माँ को भूल नहीं जाते, बीवी बच्चे बस अपना जिंदगी ऐसे हो जाती है। सारे ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर। यू सी एंड सी द कंडीशन क्या गोइंग सोसाइटी में चल रहा है। खैर वो तो अलग बात है, चल रहा है। तो जितना प्यार बच्चे बीवी से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको सर्विस से करने की जरूरत है, जिसने आपको आइडेंटिटी दी। सर्विस के लिए डेडिकेशन आना चाहिए। और आप सर्विस पे कुछ करके एहसान नहीं कर, क्योंकि सर्विस ने आप पर एहसान की है, वो एहसान को आपको चुकाना है, दिखाना है, निभाना है। तो वो लगाव, वो प्यार होना चाहिए वो सर्विस से। तो कभी ये नहीं कि हम इतना काम कर रहे हैं तो मैं बहुत एहसान कर दे रहा हूँ, उससे ज्यादा तो एहसान वो सर्विस आपको कर रही है, अपने बच्चे के समान पाल रही है, बच्चे के समान देख रही है। तो ये डेडिकेशन आपको सर्विस के लिए, सर्विस कहीं भी काम में हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। कहते हैं ना बिजनेसमैन को देखो, वो कहेंगे ना कोई दुकान सिंपल, इससे रोजगार चलता है, हमारा घर चलता है, ये हमारी लक्ष्मी है, ये हमारा विश्वकर्मा है, इसको और ये रोजगार की कसम खा के बोलता हूँ, ये हमारी जिंदगी चला रही है। उनको उस रोजगार से सोचो कितना लगाव है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उनको उन सर्विस से, जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, उनको रोजगार नहीं रहता है, बहुत कम को रहता है। 100% अगर देखा जाए उसमें सिर्फ 10% को वो प्यार, वो लगाव रहता है। आप देखना, रियलाइज करो। लेकिन मेरे बच्चों जो मुझसे पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चा अगर जहां भी जाता है उसको वो प्यार वो रहना चाहिए, वो डेडिकेशन, वो सर्विस के लिए रहना चाहिए। और कर ये मन में हमेशा रखना कि आई एम नॉट, मैं उनके लिए कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो सर्विस मुझ पे एहसान कर रही है। कर मतलब बेटा अपनी माँ के लिए कुछ करे तो वो एहसान नहीं होता है। तो आप माँ के लिए कर रहे हो क्योंकि माँ ने वो आपके लिए उतना कर रही है, ठीक है। तो खैर ये तो जो क्वेश्चन की बात है, ये चलते हैं आगे। अब देखें, है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि रिपब्लिक बोलते हैं क्या, गणराज्य, गणतंत्र। हेड ऑफ द, पहले भी बता चुका हूं पहले मैं, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड हेड होंगे। ऐसे यूएस में, इंडिया में, यूएस में प्रेसिडेंट हेड ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, सब लेजिस्लेटिव असेंबली डिफरेंट स्टेट में है, वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब दो मतलब होता है, देखें, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, हाँ, एंड नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। देखें मतलब जो कहने का मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी है ना, जो राजनीतिक जो सर्वोच्चता है, कहने का मतलब संप्रभुत्ता है, वो एक में पर्सन में नहीं हो, वो लोगों में है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से यूके में किंग और क्वीन है, वहाँ सोवरेन माना जाता है। वो पॉलिटिकल वो हेड है, स्टेट के हेड है, हेरिडिटरी है, उनका उत्तराधिकारी के रूप में चलते रहते हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, हाँ ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का जिसका सपोर्ट हो, कहने का मतलब सरकार का जिसकी है मेजोरिटी का सपोर्ट, मतलब कोई भी बन सकता है, खानदान के अनुसार नहीं चलता है, उसका इलेक्शन होता है। तो ये है। और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जेल लिया तो अल्टीमेटली कोई भी बिल पर एक्ट बनना है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी एक्शन लेते हैं तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, उनके नाम पर होता है। तो घूम फिर कर ये सब बातें हैं। ये सब पॉलिटिकल कोई भी ऑफिस है पॉलिटिकल, यहाँ
सबके लिए ओपन है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, ये है। इसके अलावा कहते हैं अब वहाँ प्रिविलेज क्लास है यूके में जो है, क्या है वो एक ही फैमिली का है, हमेशा बनते हैं, हमें इंडिया में एक कंसेप्ट नहीं है। तो घूम फिर के जो बातें बोला ये है, नोट्स के फॉर्म में मेंशन आप देख लो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक में दो कैटेगरी होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटी की, मोनार्की एंड रिपब्लिक। इसमें थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं। मोनार्की को राजशाही कहते हैं, रिपब्लिक को क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो ये देखिए मोनार्की हेड ऑफ अ स्टेट, जिसको किंग या क्वीन, एंजॉय हेरिडिटरी पोजीशन, सेम बात है, कम टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, उत्तराधिकारी के तौर में क्लासिफाइड करते हैं। ये देखें ये थोड़ा मैं फोटो है, अभी किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के हैं, किंग है, वो हेरिडिटरी चला रहा है। उससे पहले एलिजाबेथ II, ये लगभग 1952 1952-53 के आसपास से रही, हालांकि रिसेंटली 1 ईयर बैक डेथ की। लॉन्गेस्ट सर्विंग वहाँ की क्वीन रही, या लॉन्गेस्ट सर्विस मोनार्क कह सकते हो। मैं बचपन में पढ़ा करता था मोस्ट रेस्पेक्टेड फीमेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की, संसार की सबसे सम्मानित महिला एलिजाबेथ, इनको कहा जाता था। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल में, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थोड़ा ये देख लिया जाए, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि इनमें सोवरेन इज द सोल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब जो पॉलिटिकल हेड है, पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट है, उसमें ही सब सारे पावर उसके पास है। एब्सोल्यूट मोनार्की एकदम किंग, राजा की तरह, बिल्कुल पहले वाले जो राजा होते थे, सारा कानून उनके अनुसार चलेगा, उनका नियम चलेगा, वो जैसा चाहे वो। अनस्ट्रेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा कोई संविधान नहीं रहेगा और उसके द्वारा कोई कंट्रोल उन पर नहीं रहेगा। तो वो खुद अपने आप में कानून है, अपने आप में सरकार है, अपने आप में पार्लियामेंट है। तो और कोई MP का उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, सऊदी अरेबिया, ओमान, ब्रुनेई, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। सऊदी अरेबिया कहाँ है आप जानोगे, मिडिल ईस्ट कंट्री, आपको वहाँ आएगा कौन सा, सऊदी अरेबिया। आप गूगल मैप में जाकर लोकेशन देखोगे सऊदी अरेबिया के आसपास कौन से कंट्री है, बड़ा सा कंट्री है सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना वहाँ लोकेटेड है, मुस्लिम कंट्री है। ओमान देखोगे, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडेन, वहाँ पास में मिलेगा, आप गूगल मैप में देख लेना, गूगल मैप या मैप में ओमान। ब्रुनेई जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्री नहीं है, ये कहाँ है, इंडोनेशिया के आसपास में आप देखोगे ब्रुनेई, देखना सर्च करना। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात, जहाँ क्या है, दुबई, ये है, वहीं आपको मिडिल ईस्ट में मिल जाएगी। मैप में जानने की जरूरत है। यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की है, किंग ही सर्वे सर्वा है, एक ही परिवार से वैसे बिलोंग करते हैं, इनका ही नियम, इनका कानून चलता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं हो कि ये ऑथोरिटेरियन हो या डिक्टेटर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गए। तो जो पर्सन हो के समझदार हो सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चलती है उस हिसाब से वो चलाएं, डिपेंड करता है। हर राजा क्रूर राजा ना हो, कोई राजा अच्छा भी हो सकते हैं, डेमोक्रेसी जितना हो सकते उससे बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर गवर्न कर सकते हैं। तो ये है। तो सऊदी अरेबिया में तो कोई कहा जाता है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि कहाँ का जो रूल है ना सबसे हार्ड है, कहाँ कानून सबसे कठोर कहते हैं, हार्ड माना जाता है। तो वहाँ मैंने पढ़ा था सऊदी अरबिया बचपन में, मतलब आई थिंक आई 5th 6th 7th एज की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें बचपन में शौक रहा करता था कि इस में थोड़ा सा बुक अगर हो तो देखने में पढ़ते रहो तो अच्छा सा लगता था, तो पढ़ा करता था। खैर हाँ, क्या है ना, पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसा ब्रेन बनाया था कि घर में कोई बुक अगर रख दिया जाए ना, जनरल नॉलेज वाली ऐसे कुछ बुक से, कोई रिलेटिव आए, घर वाले आए, तो कभी ट्रेन में होता है ना, पढ़ते ट्रेन में बेचते हैं GS की बुक, पहले बिका करता था, आए तो ले लिए पढ़ने के लिए, घर में ला कर रख दिए, मोटी मोटी थोड़ा सा ऐसे बुक रहती थी तो हम लोग बैठते थे तो देखते थे, हाँ किताब है तो खोलकर देखते गए, पढ़ते गए, पता नहीं खुद इंटरेस्ट ऐसा आता था, खुद पढ़ लेते थे, खुद याद हो जाता था, ऊपर वाला का दिया याद भी हो जाता था, पढ़ लेते थे। तो ही मैंने भी उस समय पढ़ा था, ये बता दो। तो
इसलिए और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी क्वालिटी थी, तो उसका था जो उसने दिया था, ऐसे पढ़ने की खुद जिज्ञासा आती थी, खुद उसको अच्छा लगता था और याद भी हो जाता था। ये कह सकते हो दूसरे बच्चे को याद ही नहीं हो तो पढ़ने को मन भी ना करे। खैर मेहनत तो अलग चीज़ है, मेहनत कहीं ना कहीं आपको करना है, लेकिन वो भी जिज्ञासा वो दिया है। तो अगर कभी कभी अगर कुछ ऐसा होता है कि कितना भी कोशिश करो मन नहीं लगता है, तो खैर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लोग बोलोगे कि आप उनमें कितना विश्वास करते हो। विश्वास करते हो ऐसा नहीं कि मैं दिन रात लेकर कोई पूजा करता हूँ, आरती उतारता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कोई फोटो मत दिए हुआ, कुछ भी नहीं करता। मैं एग्जैक्टली मैं बता दूँ, कोई टीका चंदन गला में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई तावीज नहीं, कुछ नहीं पर प्यार करता हूँ उनसे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो ना भी करे तो भी प्यार है, क्योंकि उनका दिया हुआ है बस। वो कौन? राम, कृष्णा, अल्लाह, गॉड, बाय गुरु, वट एवर को जो भी नाम से आप कह दो, है तो वही है ना। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन क्या एक ही है, उनको नाम अलग बुला कर हम बेवकूफ लोग, बस और कुछ नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं बस। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ बताता हूँ। यह है किंग सलमान बोलते हैं, और सलमान किंग बिन सलमान इनके बेटे का नाम है कुछ। ये 25वें बेटे थे सऊदी अरबिया के जो किंग जो थे, उनका नाम था मोहम्मद था अब्दुल्लाजीज नाम था। ऐसे 1920 के आसपास में सऊदी अरबिया किंगडम को, सऊदी अरबिया को जोड़ जाड़ कर बनाया। उनके 25वें बेटे हैं। ये अभी 86-88 ईयर के हैं ये पर्सन। आई थिंक मूछ तो पक्का, ये मूछ दाढ़ी जो है ना कलर किया हुआ यार, इतनी एज में इतनी ब्लैक हो सकता है क्या? तो खैर ये किंग है, और एक यहाँ इनके यहाँ भी प्रिंस होता है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है इनके यहाँ। और ये शायद देख रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं बाकी और सारे मेंबर को, तो ऐसे मैंने फोटो डाल दी। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ पावर भी दिया हुआ है मोनार्क को, ज़्यादा या कम। तो लिमिटेड मोनार्की, पार्लियामेंट्री मोनार्की और डेमोक्रेटिक मोनार्की फॉर्म ऑफ मोनार्की इन विच मोनार्क एक्सरसाइजेज दियर अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। तो नॉट एलोन इन मेकिंग, मतलब अपना जैसे पूरा नहीं पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, कुछ पावर दी गई है। भूटान जानते हैं अपना क्या है। मोनाको, ये मोनाको कहाँ है? मोनाको एक बिस्किट भी है ना, मोनाको नमकीन मीठा कुछ होता है, मोनाको, ये मोनाको है। मोनाको जो है आपका यूरोपियन कंट्री है, ईस्ट यूरोप में। थोड़ा सा देखोगे आप गूगल मैप पर जाना, मोनाको मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका में ऊपर में आपको मिलेगा वेस्टर्न, तो नॉर्थ वेस्टर्न में जाओगे तो ये आपको मोरक्को मिलेगा। कुवैत मिडिल ईस्ट कंट्री, आप जाओगे इधर सऊदी अरबिया के आसपास देखो खोजना, कुवैत मिलेगा, बहरैन मिलेगा। एंड देखिए ये होगा वेयर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट लिमिटेड, ये है सब्सटेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर टू द सोवरेन। कुछ पावर है डिस्क्रिशनरी पावर इनको, कुछ में क्या क्या पावर दिया गया है इनको हमें जानने की जरूरत नहीं है। देखिए इन कंट्री सच एज कुछ है, ये सब कंट्री है यहाँ वेयर मोनार्की रिटेन सिग्निफिकेंटली लेस पावर। यहाँ मोनार्की को थोड़ा पावर भी कुछ दिया गया है ज़्यादा ये सब में, लेकिन यहाँ मोनार्की को दिया गया पावर कंपेयर टू इनके कंपेयर में कुछ कम पावर, जैसे यूके जापान में। तो ये सब जब देखो जापान में भी मोनार्की है, मलेशिया में, थाईलैंड में, कम्बोडिया, स्पेन में, स्वीडन में, जान लो नॉर्वे, ये सब में भी मोनार्की है। ठीक है ना। मोनार्की जनरली क्या सोचते होगा, मन में आता होगा मोनार्की, सऊदी अरबिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्री, इतना ही जानते हो मोनार्की, और किसी का नाम भी नहीं आता होगा ब्रेन में। देखो सब जगह मोनार्की है, यहाँ मलेशिया, कम्बोडिया, जापान, स्वीडन, यूरोपियन कंट्री, ये सब, सिर्फ यूके ही नहीं। तो खैर ये अब है जस्टिस, घूम फिर कर वही सब आने वाला है। स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, जस्टिस का मतलब, जस्टिस का क्या मतलब होता है हिंदी में?
न्याय, तो रूल ऑफ लॉ, कानून सर्वोच्च है, कानून के अनुसार नियम कानून की बातें कही गई है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब चीज बोला। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब मनमाने तरीके से नहीं हुआ, कानून के अनुसार होगा, आर्टिकल 14 में है। इक्वल राइट की बात कही गई है, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन द सोसाइटी, ए सिस्टम ऑफ इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट, फ्रीडम हो, फ्रीडम के लिए कौन सा है बता चुका हूँ। अपॉर्चुनिटी की बात कहाँ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, आर्टिकल 16 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सब इक्वल राइट। embraces 3 distinct form, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए आर्टिकल है 38 में, डीपीएसपी में आर्टिकल 38 है, उसमें जस्टिस की बात कही गई है और इनइक्वलिटी को कम करने की बात कही गई है। इनइक्वलिटी को वो 38 में है, एक बार मैंने बोला है, वहाँ से वहाँ तक याद कर लेना है। उसमें ये है 1418 से जो इक्वलिटी का राइट है, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सेम बात। सोशल इनजस्टिस, मतलब सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है। इसके बाद सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा, तो देख लें इसको घूम फिर कर। कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मैं बाद में अभी बताऊंगा, और उस जस्टिस में थोड़ा सा ये सब घूम फिर कर, जब वो सब आर्टिकल ये सब भी है, ठीक है। अब देखें सोशल जस्टिस, मैंने जो पहले ही बता दिया था, घूम फिर के लाया कि क्या चल रहा है, एक ही। अब है सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ सोशली प्रिविलेज क्लास। सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी में प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, किसी को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेगा, आर्टिकल 14। लेकिन प्रिविलेज तो मिलता है ना, प्रेसिडेंट को प्रिविलेज है कि उन पर क्रिमिनल केसेस नहीं होगा, गवर्नर को प्रिविलेज है, पार्लियामेंटेरियन मतलब एमपी को भी उनको प्रिविलेज दिया गया अलग से, जजेज को अलग से प्रिविलेज दिया गया है, वो जो है लिमिटेड एक्सेप्शन के साथ, लेकिन एक आ गया नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। ये सब 15 में जानते हो, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सोशल जस्टिस, SC ST का कंडीशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, उनके लिए था स्पेशल प्रोविजन फॉर इसके लिए, आर्टिकल 342 पार्ट 16 था ना, पार्ट 16, पार्ट 15 में इलेक्शन, पार्ट 14 में 14A में ट्राइब्यूनल, पार्ट 14 पार्टिकुलरली में क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी की बात है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सर्विसेज बताया था ना। 13 में वैसे ही जानोगे, तब बताया पूरा पार्ट बाय पार्ट आर्टिकल कहाँ से कहाँ उसका पता होना चाहिए। तो SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन देखो, और ये तो यहाँ आर्टिकल 46 में SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस वोमेन इनको लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 46 में दिया गया है। 45 में क्या बोला गया था कि कम से कम 5-6 साल तक बच्चों को क्या एजुकेशन की बात कही गई थी। 45 में 44 इन्फॉर्मल सिविल कोड है ना, तो एकदम पूरा याद रहना चाहिए। तो अब देखें 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कहा गया है कि वुमेन के लिए क्या अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई, वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा पार्लियामेंट में, इलेक्शन में, लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके द्वारा वुमेन को क्या कहा, वुमेन को जस्टिस दिया गया, सोशल जस्टिस की बात कही गई। वुमेन को ऑलरेडी रिजर्वेशन है, पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में 1/3 रिजर्वेशन है ना। तो बहुत सारे स्कूल में है कि फीमेल को 10% सीट रिजर्व है, या फीमेल के लिए मार्क्स कम बेसिस किया जाता है एडमिशन के लिए। जैसे बिहार में बहुत सारे फीमेल के लिए साइकिल का स्कीम चलता है, ऐसे ऐसे जस्टिस दिया जा रहा है ना सोसाइटी में फीमेल के लिए। तो ये है एंड क्या है 106 के जरिए, ये जानने की जरूरत नहीं, ये सब आर्टिकल जोड़ा गया 106 को चेंज करने के लिए, ठीक। एबोलिशन अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता बोलते हैं अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसके लिए आर्टिकल है 17। सोसाइटी के लिए है ये सब कानून, सोसाइटी में लोगों के लिए सोसाइटी में अपना पहचान बने, अपनी जगह मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो, वो जस्टिस की बात, ये सब ग्राउंड, ठीक। तो वो देखो पिक्चर है OBC SC रिजर्वेशन, ये सब उनको देकर
उनको सोसाइटी में एक पहचान दी गई है, एक रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है ना, कितना रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन, पब्लिक ऑफिसेस में है रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन है, ऐसी ऐसी बातें। तो आ जाओ इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस वही, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के, इकोनॉमिक जस्टिस मिले इनकम के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, स्टेटस के आधार पर जस्टिस नो। आर्टिकल 14 में है सबके सामने इक्वलिटी रहेगी, रूल ऑफ लॉ, ये सब। अब देखो स्टैंड फॉर मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, मैंने बताया था आर्टिकल 38 में होगा ही कहीं, देखो 38 में इनकम एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन स्टेटस अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी, आर्टिकल 38 से रिलेटेड है। 39 भी पहले से डिस्कस कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। तो मटेरियल कहाँ गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना, 39C। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिला, आर्टिकल 39D। सेकेंड राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात कहा गया, लाइवलीहुड की बात कहा गया 39A में। लिविंग वेज की बात कही गई है आर्टिकल 43 में। तो ये है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल वहां से एकदम कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें हैं। तो देखो, तो अब ऊपर से चलते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब इकोनॉमिक स्टेटस 14 वाली मैटर, ये वाली मैटर, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पैसा इक्वल मिले दोनों को, सैलरी इक्वल मिले, एंड लाइवलीहुड जरूर सिक्योर करना है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, सिटीजन के लिए, ये सब ये तो कहने की ये बात कही है इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है। तो इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लेना है, इसको कम से कम रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद अपने आप मैच्योरिटी आ जाएगी कि इतना आर्टिकल अगर पता है ये सब लिख दोगे, ये सब आर्टिकल पता है तो ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखो मैंने फोटो दे दिया, सब बेचारे गरीब लोग, खेत में जंगल में रहने वाले लोग वहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं, इनको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, ये सब देख रहे हो सब। तो ये है, फिर कोयला, कोल माइंस में ये सब काम कर रहे हैं, अंदर कितनी हीट होती है, कोयल माइंस में अंदर बहुत हीट होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कितने लोग मर जाते हैं इसके अंदर, दब गए, और जमीन दब गई अचानक हीट की वजह से, या कह सकते हो गैस की वजह से, और सफोकेशन, एस्फैक्सिया की वजह से, एस्फैक्सिया उसको बोलते हैं, उसकी वजह से। तो ये है, एस्फैक्सिया का मतलब होता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण दम घुटता है और से डेथ कर जाता है, वो हुआ एस्फैक्सिया, ASPHYA, एस्फैक्सिया, XIA, एस्फैक्सिया। अब देखो नोट में कुछ लिया कि सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नाम बोला गया है, कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने का जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जस्टिस होता है कंसर्न फेयर एंड इक्विटेबल, जायज तरीके से, निष्पक्ष तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेस ऑफ द रिसोर्सेस को, मतलब संसाधन को जायज तरीके से, निष्पक्ष तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रीजनेबल तरीके से। और मटेरियल गुड्स एंड सर्विस, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हो, गुड्स मतलब जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विस जैसे थ्रू आउट ए सोसाइटी के बीच में, इसको कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कुछ बड़ा चीज है नहीं। अब है पॉलिटिकल जस्टिस, अब पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटिकल जस्टिस में देखो घूम फिर कर कुछ नहीं, बड़ी सी बात है नहीं। तो देखें पॉलिटिकल राइट की बात है, इट मीन्स इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस में, फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करें। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में, 326, 325, बाकी 19 में एसोसिएशन का, असेंबली का राइट, वोटिंग का राइट, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इलेक्टोरल रोल में नाम के लिए, एडल्ट हो गया तो सबको वोट देने का राइट है। और पॉलिटिकल ऑफिसर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोविजन इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक ऑफिसर्स में मिले, आर्टिकल 16 में है ना, 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, वो हो गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और 16 में
पब्लिक ऑफिस में वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होगा, सबको इक्वल एक्सेस होगा, उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये 16 है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल ऑफिस, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस हो, प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो या व्हाट एवर पॉलिटिकल ऑफिस, या कोई सरकारी नौकरी जो यूपीएससी हो, एसएससी हो, व्हाट एवर एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम हो, सबके लिए ओपन है सब। तो आर्टिकल 16 ए, आर्टिकल 16(1) जानने की जरूरत नहीं है, 16 जानो, दैट्स इट। तो ये है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमने कहाँ से दिया? रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? व्लादिमीर लेनिन आया उभर कर, वहाँ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। बोल्शेविक किसको बोलते हैं? वो सब वर्कर को बोलते हैं, फार्मर एम्प्लॉय, वो उन लोगों को बोल्शेविक कहा गया है। सर्वहारा वर्ग, हिंदी में सर्वहारा वर्ग बोलते हैं, जो सबसे हारा हुआ हो, सबसे नीचा वर्ग हो, गरीब हो, कहने का मतलब। वहाँ रिवॉल्यूशन लाकर जाट का शासन को खत्म किया और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उनकी स्टैब्लिश हुई ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बेसिस पर। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पे जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में रिवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है? @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है? लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपल्सरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपल्सरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ नहीं होगी। Dr.Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला गया। ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो में डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेल ही रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं।
तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैं फिर से वहां अनाथालय में भोग दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप और नहीं सिर्फ बाप और माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001121620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वही मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी फीस बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पे मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको जावा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी तो बीच बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।